हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो सीए एकाग्रता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त में आप हैं इंडिया की सबसे मोस्ट बिलव्ड सीए टीम के साथ में, और बच्चे लोगों मई 25 के लिए आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर चुके हैं। अब तैयारी को आप और आगे कैसे ले जाने वाले हैं, क्या कुछ स्ट्रांगली तैयारी आप लोग करने वाले हैं, तो 90 डेज का एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ में मैं लेकर के आया हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं बहुत फटाफट से। देखिए, सीए एकाग्रता पर आपको मिलती है एक जबरदस्त वाली वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे जो आपका स्कैन करके आप इसको बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इस वर्चुअल लाइब्रेरी में एंटर कर सकते हैं, और बहुत सारे नोट्स और बहुत काम की चीजें जो है वो आपको यहां पर मिल जाती है। चलिए जी, अब उसके अलावा बच्चे लोगों, अड्डा के हमारे ऐप के ऊपर काफी सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और खास करके 3 फैब से जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है गौरव जैन सर की सीए फाइनल एग्जाम के लिए। और उसके अलावा बच्चे लोगों वार्म अप बैच हम लोग लेके आ रहे हैं। हालांकि ये बैच उनके लिए है जो सीए इंटरमीडिएट के अंदर अब आने वाले हैं, यानी जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है उनके लिए भी एक वार्म अप बैच हमारा जल्दी आने वाला है। अच्छा, मई 25 वालों के लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चे लोगों, उनके लिए भी हमारे फास्ट ट्रैक बैच जो है वो नेक्स्ट मंथ से आने वाले हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको लगातार हम लोग चैनल पर देते जा रहे हैं, और उसका पूरा डिटेल जो है वो आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है जी। अब ये सारे हमारे महापैक और महापैक प्रो के सब्सक्रिप्शन है, जिनको आप ले सकते हैं, और इस वक्त के अंदर एक बढ़िया बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है। जहां पे अगर आप यूज करते हैं कोड एकाग्रता, तो 31% आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। बराबर से जो भी हमारे सीए सब्सक्रिप्शन के बैचेस है, सारे बैचेस के ऊपर आपको ये चीज मिल जाएगी। बराबर से 27 जैन तक ही अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए जी, तो ये तो सारी मैंने आपको इंफॉर्मेशन बता दी कि क्या कुछ हम आपको दे रहे हैं, कैसे आप कुछ क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मई वाले बच्चों के लिए। बच्चे लोगों, 90 डेज का आपका एक स्ट्रेटजी मैंने यहां पे सेट किया है। बराबर से अब देखो, ये 90 डेज का जो स्ट्रेटजी है वो जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज इसको फॉलो कर रहे हैं। जस्ट ये आपके लिए गाइडलाइन है, एक रोड मैप आपको मैं बना करके दे रहा हूं, और जिसके हिसाब से आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो, या अपना खुद का एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बराबर। तो बहुत बच्चों के मैसेजेस थे कि सर अब कैसे करना है मई के लिए, जनवरी वालों के तो एग्जाम्स हो गए, उनके लिए मैराथन्स हो गए, सब कुछ हो गया, अब सर हमारे लिए क्या होने वाला है, हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो बच्चे लोगों, स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि जो लोग आप लोगों में से बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं वो क्या करने वाले भाई। तो बच्चों, सबसे पहले तो फर्स्ट फैब से मैंने इसको स्टार्ट किया है। बराबर से, हालांकि अभी जनवरी चल रहा है, लेकिन हम लोग फर्स्ट फैब से इसको लेकर के चल रहे हैं। तो 15 फैब तक बच्चे लोगों तुमको अपना सारा कोर्स, पेंडिंग क्लासेस वगैरह सब कुछ खत्म कर लेना चाहिए। देखो 15 दिन बहुत है यार, 31 सॉरी फैब एंड तक तुमको जाने की जरूरत नहीं, 28 फैब तक कर ले। तो इतने टाइम से तुम कोर्स करते आ रहे हो भाई, तो कोशिश करो 15 फैब तक तुम्हारी जितना भी पेंडिंग क्लासेस पड़ी हुई है, जो भी तुम्हारा कोर्स बचा हुआ है भाई, उन सबको खत्म कर लो। तो सर अगर हमने पहले ही खत्म कर लिया है तो बेटा फर्स्ट फैब से रिवीजन चालू कर दो। फिर तो जितना टाइम मैं रिवीजन कर दे रहा हूं उसमें उतने दिन तुम्हारे एक्स्ट्रा जो 15 दिन है वो ऐड कर लो, है ना। यानी हर सब्जेक्ट में लगभग अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2-2 दिन करीब करीब तुम ऐड कर लोगे, तो तुम्हारा ये टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे मेरा कुछ प्लान इस तरह से है, मतलब जो मैं आपको लोगों को बता रहा हूं कि यार 16 फैब से लगा करके 31 मार्च, यानी फैब का रिमेनिंग टाइम और 31 हो गया, तो यहां तुमको लगभग कितना 44 डेज का टाइमिंग जो है वो मिल जाता है। बराबर। तो 7 डेज पर सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग चल सकते हैं। देखो, मैं प्योरली लॉ की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाला हूं आप लोगों से, लेकिन अगर एक मोटा मोटी आपसे बात कर दूं कि यार किस तरह डिवीजन आप देने वाले हो, क्योंकि मेरा लॉ और ऑडिट दोनों इसके अंदर आने वाला है। बराबर, समझ रहे हो आप बात को। तो 7 दिन लॉ को भी दोगे, 7 दिन ऑडिट को भी दोगे। हालांकि ये स्ट्रेटेजी प्योरली मैं लॉ के लिए बात कर रहा हूं, ऑडिट के लिए आप लोगों के लिए अलग से मैं स्ट्रेटेजी लेकर के आने वाला हूं। तो इसमें ओवरऑल सारे सब्जेक्ट लगभग कवर दिख रहे हैं अपने को कि सर 7 दिन हर सब्जेक्ट को हमको दे देना चाहिए। अच्छा, 2 दिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिए, क्योंकि ये तो 42 डेज में आपका काम हो जाएगा, 6 सब्जेक्ट आपके पास में। अब 2 दिन एक्स्ट्रा, अब आप किसी में ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, कम पढ़ना चाह रहे हैं, रेस्ट लेना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हो। किसी सब्जेक्ट में 7 की जगह 8 दिन देना चाह रहे हो। अच्छा, कोई सब्जेक्ट आपको लग रहा है सर 5 डेज में हमारा तो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वो टाइमिंग किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, वहां पे ऐड कर दीजिए, तो आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। अब आप देखो, ये जो 7 दिन का टाइमिंग मैंने बच्चों आपको दिया है, इसमें सिंगल सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो, कई लोग होते हैं ना एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे भैया, 10-12 घंटे पढ़ेंगे, एक ही सब्जेक्ट में खत्म करेंगे। ठीक है।
आप चाहें तो दो सब्जेक्ट एक साथ उठा लोगे यार सर, अगर हमने अकाउंट्स ले लिया और अकाउंट्स के साथ टैक्स लें, इसकी जगह लॉ ले लें, तो क्योंकि एक साथ लो 7 दिन 10-10 12-12 घंटे पढ़ना सर हमसे ना हो पाएगा। तो एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी आपकी चॉइस के ऊपर है बच्चों, आप ले सकते हो। अच्छा, अब एक सवाल मेरे पास ये भी है सर, अभी दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए? तो बच्चों पढ़ना तो अभी खूब चाहिए यार, खूब 12 से 15 घंटे पढ़ो तुम बराबर, आराम से अपना रेस्ट लो, खाना खाओ, बहुत थोड़ा सा पीसफुली एंजॉय कर लो, म्यूजिक व्यूजिक सुन लो, कुछ भी कर लो, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना करके रख लो भाई अभी बराबर से, मतलब पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो, कभी कभी रिलैक्सिंग के लिए यूज भी कर लिया, लेकिन फिक्स टाइमिंग के अंदर यूज करो, ठीक है। तो अब दिन में कितना पढ़ना है वो तुम्हारी कैपेबिलिटी पे, 10 घंटा 12 घंटा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 7 दिन में तुमको एक सब्जेक्ट खत्म करना है, तो भाई कितना टाइम तुम लगा सकते हो वो देखो ना यहाँ पे, कितना 10 घंटा लगा के पूरा कर लोगे क्या, या 12 घंटे का जरूरत पड़ेगा तुमको, वो यू विल डिसाइड, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा क्या करना है। अब इसमें एक चीज मेरी तरफ से और ऐड है, जब भी आपने जैसे 7 डेज में एक पूरा खत्म कर लिया, एक सब्जेक्ट आपने खत्म कर लिया, 14 दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, तो हर न्यू सब्जेक्ट का जब आप रिवीजन करो, तो पुराना जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वापस से रिकॉल कर लो, 1 या 2 घंटा उसको दे दो यार, ठीक है। जैसे तुमने क्या किया कि सबसे पहले 7 दिन में अकाउंट्स को पूरा अच्छी तरह से तैयार कर लिया, ठीक है। फिर अगले 7 दिन में तुमने लॉ को उठाया, तो जब लॉ के 7 दिन पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे अकाउंट्स के जो कंसेप्ट 7 दिन में तुमने पढ़े, उनमें से पढ़ते पढ़ते तुमको कुछ चीजें टफ लगी होंगी, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगी होंगी जो तुमने टिक करके रखी है, उन्हीं को वापस से 1 आध घंटा निकाल करके रिकॉल, रट्टा वट्टा नहीं मारना है, वापस से रिकॉल, अच्छा अच्छा यहां पे ऐसा था। फिर लॉ के बाद जब भी टैक्स में एंट्री मारोगे, तो तुम लॉ और कुछ पोर्शन अकाउंट्स का जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको वापस से 1-2 घंटा रोज का देकर के रिकॉल कर लो बच्चों। इससे क्या होगा कि जो पुराना अपने पढ़ लिया, 6 सब्जेक्ट तक जब अपन पहुंचेंगे तो यार फर्स्ट वाले की तो बैंड बच जाएगी, है ना। तो अपने को चीजें रिकॉल रहेंगी, पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही जो पढ़ते हुए तुमको लगा था कि यार इसको भूलने के चांसेस लग रहे हैं हमको, या ये हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो बच्चों उसको बार बार आप रिकॉल कर लो, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। तो तुमने 31 मार्च तक तो ये कर लिया, फाइनेंशियल ईयर तुमने खत्म कर दिया, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया 1 अप्रैल का बराबर। 1 अप्रैल को बच्चों पहले तो फूलिंग डे, यानी अप्रैल फूल होता है, मैं तुमको दे रहा हूं कूलिंग डे ले लो भाई, आराम से उस दिन चिल करो, कूल हो जाओ, है ना, आराम से, क्योंकि इतना पढ़ा है तुमने, इतना बढ़िया रिवीजन तुमने कर लिया 42-44 डेज का, तो अब थोड़ा सा एक दिन आराम से 1 अप्रैल को लोगों को अप्रैल फूल बनाओ, पूरा मैनर वाले तरीके से, बदमाशी वाले तरीके से नहीं, थोड़ा रिलैक्स कर लो यार, तुमने रिलैक्स कर लिया, ठीक है। फिर क्या करना है भैया, ज्यादा रिलैक्स भी नहीं करना है, अपने को 2 अप्रैल से वापस लगना पड़ेगा। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक में मुझे लगता है 4 डेज हर सब्जेक्ट को फिर से दे दो, सेकंड तुम्हारे रिवीजन के लिए 4 दिन तुमको वापस से हर सब्जेक्ट को दे देने चाहिए, ठीक है। तो लगभग अपना वही हो गया, 24 दिन का काम हमारा है, 24 डेज में हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, 25 अप्रैल तक हो गया। अब यहां पे 26, 27, 28 के जो 3 दिन हैं, वो मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पे छोड़े हैं। जैसे आपको यहां पे मैंने 4 डेज दिया, अभी तुमको लग रहा है किसी में 5 डेज देना है, किसी में 6 देना है, या किसी में अपना थर्ड 3 दिन में अपन डिवाइस पूरा कर पा रहे हैं, या किसी को लगेगा सर अकाउंट्स तो वापस एडवांस अकाउंट्स तो शुरू में पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी एडवांस अकाउंट्स को कम टाइम देके किसी को और बढ़ा लें और ये टाइम भी यूटिलाइज कर ले, तो ये 3 दिन आप अपने हिसाब से यूज कर लो। फिर बच्चे लोगों को 29 अप्रैल से तो मुझे लगता है 2 मई 3 मई को तुम्हारा फर्स्ट पेपर है, तो एडवांस अकाउंट्स आई थिंक मुझे लगता है इतना तो पढ़ोगे नहीं यार, 4 दिन तो एडवांस अकाउंट्स को देने वाले हो नहीं देने वाले हो, है ना, 29, 30 और एक और 2, ठीक है। तो ये एडवांस अकाउंट्स के लिए मैंने छोड़ दिए, तो जो लोग बोथ ग्रुप कर रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो एक सेट स्ट्रेटेजी हो सकती है। या अच्छा, इसमें पढ़ना क्या है वही बताऊंगा अभी आपको, मैं सब कुछ बताने वाला हूं, सारी चीजें हम डिस्कस करके जाने वाले हैं कि कैसा आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। चलिए, अब जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, भाई तुम्हारे पास तो टाइम का अथाह सागर है, 90 दिन, क्या बात कर रहे हो यार, एक अटैक, बोथ ग्रुप वाले भी निकालेंगे, तुमको तो निकालना ही चाहिए, इतना टाइम तुम्हारे पास है। तुम्हारे लिए भी यही सिस्टम सेट है, 15 फरवरी तक खत्म कर लो भाई, सबसे पहले तो कंप्लीट कोर्स, पेंडिंग वेंडिंग, अब 3 ही तो सब्जेक्ट तुमने पढ़े हैं यार, तो आराम से कर ही लिया होगा, नहीं तो कर लो, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप जो भी है उसको निकाल लो बराबर, जो भी एक ग्रुप जो तुम्हारा बचा हुआ है, या अगर एक ग्रुप ही दे रहे हो तो एक ग्रुप। अब 16 फरवरी से लगा करके 17 मार्च बराबर, लगभग यहां आपको मैं दे रहा हूं 10 डेज पर सब्जेक्ट, भाई उधर उनको 7 दिया तो तुम्हारे पास 10 दिन है, एक एक सब्जेक्ट लिए, 3 थी तो सब्जेक्ट है यार, 10 दिन का टाइमिंग एक को दे दो, 30 दिन का पूरा तुमको टाइमिंग मिल रहा है, गोल्डन टाइमिंग है, छोड़ना ही नहीं है बच्चों, ढील नहीं देनी है, समझ गए। ऐसा नहीं आ रहा यार बहुत टाइम पड़ा है अभी तो आराम से कर लेंगे, बेटा आराम से नहीं होगा, टाइम कैसे निकलेगा, कैसे फिसलेगा, हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, इसलिए तैयारी करनी है।
रिटन प्रैक्टिस वगैरह जो भी करना चाहो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो करते ही हो, थ्योरी के अंदर भी यहां पे तुम कर सकते हो। यहां पे भी एक दिन मैंने तुम्हारे लिए कूलिंग डे बना दिया है कि भाई एक दिन आराम से 17 मार्च का 18 मार्च को रिलैक्स कर लो यार। 10 दिन एक एक सब्जेक्ट पढ़ा है, 30 दिन तुम लगातार पढ़े हो तो रिलैक्स मार लो, ठीक है। अब 19 मार्च से 8 अप्रैल का जो टाइमिंग है उसमें 7 डेज पर सब्जेक्ट तुमको दे देना चाहिए। 21 डेज करीब करीब ही अपना आ जाएगा। 21 दिन का पूरा खेल ही इसके अंदर रह सकता है अपना, बराबर से, क्या कहते हो? तो यहां पे 7 डेज तुम हर सब्जेक्ट को बहुत आराम से दे सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? ये तुम्हारा सेकंड रिवीजन हो जाएगा, इसमें सेकंड रिवीजन निपटाओ अपना। अब 9 और 10 अप्रैल अगर चाहिए तो कूलिंग पीरियड मैंने फिर से तुमको यहां पे दे दिया कि तुम्हारे पास टाइम है काफी, तो अगर चाहिए तो इफ यू नीड, अगर कूलिंग पीरियड नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, इन्हीं को और आगे चीजों को रिवाइज कर लो। अब आप लोगों के लिए 11 अप्रैल से 25 अप्रैल का 5 डेज पर सब्जेक्ट का 15 दिन का टाइमिंग तुमको पूरा मिल जाएगा। एक मैंने लिख दिया है थर्ड रिवीजन भी, है ना भाई। सिंगल ग्रुप तुम्हारे पास में है तो भी उतना टाइमिंग है कि आप तीसरा रिवीजन भी यहां पे लगा सकते हो। और किन्हीं लोगों ने अगर कोर्स खत्म कर लिया है तो ये जो 15 फेब वाला जो 15 दिन ये मिल रहे हैं, ये भी तुम्हारे चौथे रिवीजन के अंदर और काम आ जाएंगे। 2-2 दिन और कर लेना एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन। मतलब कोई चांस बचना ही नहीं चाहिए कि कुछ भी छूटे यार। हर एक चीज, हर एक पेज, हर एक पॉइंट, हर एक चीज जो है, हर एक क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे हाथ से निकल ही जाना चाहिए। एकदम हाथ से निकलने का मतलब हाथ से निकल जाना चाहिए, ऐसा निकलने वाला निकलना नहीं, मतलब एकदम बढ़िया तैयारी उसकी हो जानी चाहिए। ऐसा तुम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पे भी सेम मैंने सिस्टम रखा है 26, 27, 28। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट है, 3 दिनों को कैसे इस्तेमाल करते हो, रिलैक्स लेते हो, पढ़ते हो, क्या करते हो। और लास्ट वाला 29 से सेकंड में तो अपने को एडवांस अकाउंट्स को देना ही देना है बच्चों। अच्छा, ओनली सेकंड ग्रुप अगर कोई दे रहे हैं तो बट ऑब्वियस है आपको ये वाला टाइम कॉस्टिंग के लिए चाहिएगा ही चाहिएगा। सॉरी, कॉस्टिंग के लिए क्या, सेकंड ग्रुप के लिए तो चलो अपने पास में और भी टाइमिंग और मिल जाएगा भाई, आपको 3, 4, 5 दिन और मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम वाले टाइमिंग्स मिलने वाले हैं बराबर से, तो ये अपन ध्यान रखने वाले हैं। चलिए, अब चूंकि मैं प्योरली आपसे लॉ पे बात करने वाला हूं, लॉ में क्या करना है बच्चे लोगों। अब लॉ में मैं मेनली बात कर रहा हूं जैसे बोथ ग्रुप की। अब सिंगल ग्रुप वाले हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको और डबल कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन लॉ के अंदर अगर बात करूं बच्चे लोगों में आपसे, तो 7 डेज का जो हमारा कंसेप्ट है, पहला रिवीजन जो मैंने आपको करने को कहा, उसमें मुझे लगता है कि 4 डेज आपको देने चाहिए कॉर्पोरेट लॉस को। 4 दिन में कॉर्पोरेट लॉस अपने को खत्म करना है, अच्छे से पढ़ना है। 3 डेज में आपको अदर लॉस करने चाहिए। आप टाइम को कम ज्यादा कर सकते हो, हाँ, पर 3 दिन मुझे लगता है अदर लॉस को देने चाहिए आप लोगों को। अब किस मटेरियल से पढ़ना है बच्चे लोगों, जिससे आपने पहले पढ़ा है। देखो मैंने लिख दिया योर नोट्स और बुक, जो भी फैकल्टी का बुक, मेरा बुक आपने पढ़ा है, मेरी क्लासेस आपने ली हैं, और किसी की बुक से पढ़ा है, किसी भी फैकल्टी का बुक है बच्चों। अभी ये रिवीजन टाइमिंग में कुछ ज्यादा नया करने का नहीं यार, तुम्हारे लिए स्टडी मैट सबसे बेस्ट है। इधर तुम लोग क्या यूज कर लो, जिस भी फैकल्टी का तुमने बुक पढ़ा उसके साथ में स्टडी मैट अगर उठाना चाहो, टाइम अगर उतना रहता है तुम्हारे पास में। सिंगल ग्रुप वालों के पास तो टाइम है जो खाली फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, और बोथ ग्रुप वालों के लिए अब थोड़ा सा टाइमिंग कम है, पर अगर पढ़ना भी है तो स्टडी मैट रखो। बाकी जिस फैकल्टी का बुक तुमने पढ़ा है उस पर फेथ करके, भरोसा करके उनका बुक पढ़ लो। अब फेबा तो चलो फिर भी सिस्टमैटिक पॉइंट है। कई लोगों को डर लगता है इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में और जनरल क्लॉजेस एक्ट में, यहां पे थोड़ा सा डर है बराबर। अब हमने कहा सर इंटरप्रिटेशन के अंदर तो हमको डर लगता है, सर इसमें कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन हमारा कैसे होगा, कैसे संभलेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है बच्चे लोगों कि जो भी आपके पास में क्वेश्चन बैंक रहा होगा, ठीक है, चाहे तो मेरा क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास में है या जिस फैकल्टी से भी आपने पढ़ा है उनका क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास में होगा, वो क्वेश्चन बैंक आप लोगों को तैयार करना चाहिए, बजाय इसके कि आप चीजों को नोट्स वैसे या बुक से पढ़ रहे हो, है ना। देखो जो नोट्स या बुक से पढ़ना चाहें उनके लिए कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे अगर 2018 से हमारे कोर्स में है, वहां से यहां तक के अगर मैं आरटीपीज और एमटीपीज देख लूं बच्चों कि भाई आरटीपीज और एमटीपीज के क्वेश्चन अगर देख लें तो कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी तुमको मिलेंगे और एक फिक्स सेटअप है। तो आई थिंक हर फैकल्टी ने आपको 30, 40, 40, 50 क्वेश्चन के आसपास दोनों के अंदर दे रखे होंगे। 30, 40, 40, 50 के बीच में हर में से क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे। क्वेश्चन बैंक, मेरे क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन हैं, जिससे भी आपने पढ़ा हो, तो उन क्वेश्चंस को बच्चों बाय हार्ट कर लो यार, उनको याद कर लो, उनको रट्टा मारो। खास करके इंटरप्रिटेशन में जनरल क्लॉजेस तो फिर भी क्या होता है, कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन इसमें लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। गुड फेथ अगर लिख रहे हो तो लैंग्वेज चाहिएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिख रहे हो तो भैया लैंड चाहिएगा, पहला पॉइंट आपको। देन अटैच टू द अर्थ आपको चाहिएगा, थिंग्स अटैच टू द अर्थ वाली जो लाइन है, तो ये सब चीजें, या बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड वाली बात होगी। तो कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर वोकैबुलरी है वो तुमको चाहिएगी।
तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप लोगों को मतलब आसान भाषा में अगर कहूं तो रट्टा लगाना, मैंने लिखा भी है देखो। ऐसे मैं जनरली आपको मना करता हूं बच्चों, लॉ में रट्टा नहीं मारना है, लॉ में कंसेप्ट को समझना है। लेकिन इंटरप्रिटेशन वाले में क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग जनवरी का पेपर उठा करके देख लेना, तो कई सारे हमारे प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल्स, आपको डेफिनेशंस डायरेक्टली मिलेंगे यार, सीधा ये वाला पॉइंट आप समझाओ, है ना। तो इसीलिए इसके अंदर अगर आपको डर लग रहा है, अगर दिक्कत है, तो बच्चे लोगों को जिस भी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास में हो, बराबर मेरा क्वेश्चन बैंक अगर तुम्हारे पास में हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन बैंक आप प्रॉपर तरीके से उसके क्वेश्चंस निकाल करके याद कर लीजिए बच्चों। टारगेट ले लो बॉस, याद करना है तुम लोगों को, तो 100% आप इसको कर जाओगे, कर पाओगे, बहुत आराम से हो जाएगा बच्चों, ज्यादा टेंशन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब जो 4 डेज का सेकंड रिवीजन मैंने आपको लगाने को बोला है ना, उसमें अब तुम क्या करो कि यार आरटीपीज, एमटीपीज, करंट और प्रीवियस सारी कर लो, ठीक है। अब सर करंट प्रीवियस कहां से शुरू करें, नॉर्मली तुमको लेना चाहिए मई 24 से, है ना। मई 24 जो हमारा नया कोर्स ये वाला आया, ये मई 24 से आया था, है ना। तो मई 24 तुमको मिल जाएगा, सितंबर तुमको मिल जाएगा, जनवरी तुमको मिल जाएगा, और तुम्हारा खुद का अटेम्प्ट तुमको मिल जाएगा। तो करीबन 4 अटेम्प्ट तुम्हारे हो गए ना, मई हो गया, सितंबर हो गया, जनवरी हो गया, और तुम्हारा ये वाला मई अटेम्प्ट हो गया, पिछला मई से लगा के मई 25 तक का। तो 4 अटेम्प्ट का आरटीपीज हो गया, 4 अटेम्प्ट की एमटीपीज हो गया। 4 अटेम्प्ट की आरटीपीज तो 4 हो गई, एमटीपीज हर अटेम्प्ट की 2-2 आती है, तो 8 एमटीपीज हो गई बच्चे लोगों। तो कहने का मतलब मेरा तुमसे यह है कि यार जबरदस्त काम हो जाएगा ये तो, बराबर, क्या कहते हो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप इतना सारा जब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, हर टाइम की 2-2 एमटीपीज तुमने कर ली है, 4 एमटीपी आरटीपीज तुमने कर ली है, तो उसके बाद ज्यादा कोई टेंशन जो है वो अपने लिए नहीं रहती है। अच्छा, आप उसके सारे क्वेश्चंस देखो, उसके आंसर्स देखो, प्रेजेंटेशन देखो, तुमने जो पुराना रिवीजन किया था उसके अलावा कोई नया पॉइंट तो नहीं तुमको दिख रहा है। और यहां पे मुझे लगता है कि तुमको 3 आवर का एक आध पेपर, 1 या 2 पेपर हर सब्जेक्ट का कर लेना चाहिए। जो सेकंड रिवीजन वाला जो पार्ट है ना अपना आरटीपीज एमटीपीज वाला, उसमें कोई एमटीपी जैसे तुमने सॉल्व कर लिया, हर सब्जेक्ट का 1-1 या 2-2 जितना तुम्हारे पास टाइम रहता है उस एमटीपीज को सॉल्व कर लो यार, बैठ करके कर लो, या पुराना पेपर। अच्छा, एमटीपी आरटीपी के अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स वो भी तुमको मिल जाएंगे, 4 अटेम्प्ट के मिल रहे हैं, 3 अटेम्प्ट के मिल रहे हैं बच्चों, मई, सितंबर, जनवरी तुम्हारा वाला। तो अब तुम पेपर देखोगे तब सामने आएगा, है ना, वो तो मेरे एग्जाम में करना ही है। तो प्रीवियस ईयर के तुमको 3 पेपर भी मिल जाएंगे यार, तो और क्या चाहिए तुम यार। 15 पेपर्स तुम करके जा रहे हो, आरटीपीज, एमटीपीज और प्रीवियस ईयर पेपर मिला करके। नहीं तो मई 24 का तुमने पेपर ही उठा लिया और उसको सॉल्व करके देख लिया, कोई एमटीपी उठा लिया उसको सॉल्व करके देख लिया। खास करके लॉ में करना ही करना है, मैं ये वाली स्ट्रेटजी प्योरली लॉ के लिए दे रहा हूं तुमको ना, ठीक है। तो लॉ में आप लोगों को 1 या 2 पेपर पूरा 3 घंटा टाइमर लगा करके उसको करना ही करना चाहिए बच्चों, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइम में पेपर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कहां प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीजें अपने को कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये सारा हमारा रिविजन स्केड्यूल हो गया। अब बच्चे लोगों थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी तुमको करना चाहिए, जैसे कंपनीज एक्ट के वेटेज के हिसाब से तैयारी करो, है ना। देख लो आपके सामने वेटेज एकदम, जो आईसीए ने एक जनरल वेटेज दे रखा है वो अपने को पता है। तो हमको पता है कि यार कंपनीज एक्ट के अंदर ही जो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट, ऑडिटर, फॉरेन कंपनीज वाला जो हमारा कंसेप्ट है डिविडेंड वाला, ये 21 से 24 नंबर का है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, ये पोर्शन जो है हमारा बहुत ज्यादा 1 से लगा करके 72 तक के सेक्शंस यहां कवर है बच्चों। ये हमारा 14 से 21 नंबर का है। सेकंड वाला जो हमारा डिपॉजिट, चार्जेस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि चैप्टर यहां दिखने में 3 ही है, ये देख रहे हो, ये 3 ही चैप्टर है वैसे देखा जाए तो। ये 3 चैप्टर जो है वो 14 से 21 नंबर के हैं। तो आपका चैप्टर कौन सा इसमें से थोड़ा सा वीक है, वो आप उस तरीके से उसको टाइमिंग देकर के आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी किया, कौन सी चीज ज्यादा मार्क्स की दिख रही है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, उसको ज्यादा तैयार किया जाए, तो वो अपन यहाँ पे कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। एलएलपी हमारा हो गया जो 10.5 से 14 नंबर का है। अदर लॉस के अंदर लगभग आप देखो तो सबसे कम इंटरप्रिटेशन है, बाकी फेमा तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से करना ही चाहिए, सारी जो लिमिट्स वगैरह। अब क्या होगा कि लिमिट्स वगैरह को रिकॉल करना पड़ेगा बार बार, इसलिए मैंने आपको कहा था जैसे जैसे आगे पढ़ो, अब अपने को पता है कि यार फेमा में लिमिट्स बहुत है, तो उनको बार बार जैसे अगले रिवीजन में पहुंचे पुराना खाली फेमा के लिमिट्स निकाल करके रिवाइज, टाइमिंग्स कहीं पर है, एसआर ओआर क्या पास करना है तुमको, ठीक है, तो वो चीजें बार बार रिवाइज करनी चाहिए। तो जो मार्किंग यहां दे रखी है उसके हिसाब से आपको कौन सा ज्यादा वेटेज वाला है, जिसपे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, वो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, बराबर। तो ये एक जनरल स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को दे दिया है कि यार ये आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी करके जा सकते हैं। या एक बेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसके हिसाब से आप जो है वो अपना खुद का एक स्ट्रेटेजी बना करके बढ़िया तैयारी बच्चे लोगों यहाँ पे कर सकते हैं, बराबर, क्लियर है, समझ में आई बात आप लोगों को।
चलिए जी, तो ये सेशन आप लोगों के लिए खास ये था कि मई वाले हमारे जो बच्चे हैं, अच्छा हम लगातार आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आएंगे। जैसे मैंने कहा था कि ऐप पर हमारा अड्डा ऐप के ऊपर फास्ट ट्रैक बैच हमारा जो है वो शुरू होने वाला है, सारे सब्जेक्ट का शुरू हो रहा है लगभग नेक्स्ट मंथ से हम शुरू कर देंगे उसको फैब के अंदर ही। तो आप हमारे साथ भी चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ में, आप पूरी बाहुबली टीम साथ में है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे लोगों एग्जाम के टाइम पे तो आप लोग जानते हो हमारे रिवीजन बैचेस, हमारे मैराथन सब कुछ आने वाले हैं। तो उस वक्त के अंदर आप चाहें तो हमारे साथ में भी उन सारी चीजों को बराबर बढ़िया तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया है जो बेसिकली आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो होप सो कि ये बिल्कुल आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर यूजफुल रहता है तो आप इसको लाइक भी करेंगे, और जो भी आपके May 25 के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे बराबर से। तो सीए एकाग्रता के इस यूट्यूब चैनल को फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी सारे सब्जेक्ट्स की बहुत जबरदस्त चीजें आप लोगों के साथ में शेयर होने वाली हैं, ठीक है बच्चे लोगों, बराबर है, क्लियर एकदम से। तो बिल्कुल आप लोगों को बात समझ में आ गया है कि हमको कैसे करना है, ठीक है। तो अगेन एकाग्रता यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ऑल दी बेस्ट, बढ़िया हमारे साथ में जुड़े रहिए, और ऐसी ही चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय बच्चों।